नमस्कार दोस्तों। बिहार में पहले चरण के लिए 18 जिलों की 121 सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुका है। नेताओं के भाषण खत्म हो चुके हैं। नेताओं को जो कहना सुनना था वो कह सुन चुके हैं। पहले चरण में हमने देखा कि नीतीश कुमार ने मोदी से दूरी बना ली। न तो नीतीश ने मोदी के साथ रैली के मंच शेयर किए और न ही वो प्रधानमंत्री के पटना वाले रोड शो में गए। पहले चरण में नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि अगर महागठबंधन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान खुलकर कर सकता है तो फिर मोदी और शाह उनके नाम का ऐलान खुलकर आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब दाल में कुछ काला है, इसीलिए नीतीश कुमार नाराज हैं। कुछ पत्रकारों का तो यहां तक कहना है दोस्तों कि अगर दूसरे फेज की वोटिंग से पहले तक भाजपा ने नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किया तो नीतीश बड़ा खेला भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है दोस्तों कि भाजपा का प्लान कुछ और है। चुनाव के बाद भाजपा जेडीयू की ज्यादा सीटें आने पर नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह को मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन ललन सिंह तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी के हकदार होंगे जब वो जेडीयू के हिस्से को तोड़कर भाजपा के साथ आए। एक बात देखिए, बिल्कुल साफ है कि बिहार में अकेले भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी, उसे हर हाल में जेडीयू की जरूरत होगी। अब नीतीश कुमार की जेडीयू की जरूरत होगी या फिर चुनाव के बाद दो जेडीयू हो जाएंगी, उसके एक हिस्से की जरूरत होगी, ये देखना है। दूसरी तरफ वोटिंग से ठीक पहले मोदी के मंत्री ललन सिंह मोकामा में अनंत सिंह के स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। लोकतंत्र में मोदी के मंत्री ललन सिंह मोकामा में ये कह रहे हैं कि वोटिंग वाले दिन विरोधियों को घर से नहीं निकलने देना है, हाथ पकड़कर वोट डलवाना है, फिर घर में बंद कर देना है। चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत उनका घरे में काट कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहीं हो चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। इसे मोदी मंगल राज बताते हैं, जहां मोदी का मंत्री मतदाताओं को बंधक बनाने की बातें खुलेआम माइक लगाकर कर रहा है। कैसे लोकतंत्र को लूटना है इसकी पूरी प्लानिंग हो रही है और नरेंद्र मोदी लालू के राज को जंगल राज कहते हैं। तीसरी तरफ दोस्तों तेजस्वी बिहार की जनता का दिल जीतने में लगे हुए हैं। ये साबित करने में लगे हुए हैं कि जब वो आएंगे तो नया बिहार बनाएंगे। वो नौकरी रोजगार वाले बिहार की बात कर रहे हैं। तीसरी तरफ भाजपा हमेशा सच में झूठ मिलाकर भाषण दे रही है। जो वादे भाजपा पिछले 15 सालों से करती आई है अब भी वही कर रही है। जैसे 15 साल से भाजपा कह रही है कि जब उनकी सरकार आएगी तो बड़े बड़े कारखाने खुलवाएंगे। इस बात पर भाजपा तो कई बार आई, आकर चली गई, लेकिन कारखाने वैसे के वैसे ही पड़े हैं। पलायन रोकने की बात वो शुरू से कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। बताने को देखिए कुछ नहीं है, इसीलिए 25 साल पहले का जंगल राज याद दिला रही है भाजपा। पहले चरण में कौन भारी है, किसका जंगल राज है, ये सब समझने के लिए हमारे साथ पिछले 30-40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं। सर, चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, एनडीए वोटों की किडनैपिंग तक की प्लानिंग के साथ मैदान में है, क्या कहेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप बिहार चुनाव की बात करते हैं तो बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 दिनों से किस प्रकार से चुनाव लड़ रही है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, बाकी लोग भी देख रहे हैं और विदेश भी देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्टाइल है कि जिसके कंधे पे बैठ के चलो, जब वो कंधा यूज हो जाए उसको खत्म कर दो। नीतीश कुमार को अभी भारतीय जनता पार्टी ने लगभग समाप्त कर दिया है। उसकी घोषणा होना बाकी है, उसका दिखना हमें बाकी है। नीतीश जी समाप्त हो चुके हैं। जिस प्रकार से आपने शुरुआती अपने उद्बोधन में भी कहा कि लल्लन सिंह को भारतीय जनता पार्टी अभी केंद्र में मंत्री बनाए हुए है, उनको मुख्यमंत्री भी बना सकती है कि सिंधे की तरह जैसे शिवसेना तोड़ के लाए थे, आप भी लाइए भाई और बनिए। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी दलित को भी मुख्यमंत्री बना सकती है अगर वो बड़े चंक में विधायकों को लेके आता है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी भी रणनीति लगाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पीके को भेजा था एक माहौल बनाने के लिए, पीके ने माहौल तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन वो बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए ही भस्मासुर साबित हुए और उन्होंने लड़ाई को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया कि आज बिहार में अगड़े और पिछड़े की लड़ाई हो रही है और लल्लन सिंह बिलोंग करते हैं अगड़े समाज को। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा रिस्क लेगी लल्लन सिंह को सीएम बना के? एक तो ये थोड़ा डाउट है।
इसमें इसके उलट अगर आप देखें तो मुझे जो संभावना लगती है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान पे दांव खेल सकती है और चिराग पासवान के सामने इस तरह की शर्त रख सकती है कि आप हमारी पार्टी में विलय करिए तो हम आपको सीएम बना रहे हैं। इस तरह की चीजें कर सकती है। या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो अपना सिस्टम रहा है, जैसे आप देखते हैं उसके तमाम उदाहरण आपके पास हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड होते हुए अपने पैटर्न पे भी भारतीय जनता पार्टी किसी डमी को सीएम बना के डिप्टी सीएम इन लोगों को बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से वो नंबर 1 की पार्टी बन जाए। बाकी लोटस ऑपरेशन तो वो बाद में चलाएगी, वो उसके बाद की बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भीड़ बहुत भारी तादाद में तेजस्वी यादव की रैलियों में आ रही है, तेजस्वी यादव को पसंद कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसी तेजस्वी क्या यादव के पास मुसीबत आन पड़ी है सर भाजपा के सामने या एनडीए के सामने जो वोट के लिए माफिया स्टाइल फॉलो करना पड़ रहा है? देखिए, उसमें खाली एक माफियागिरी की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयास कर रही है, साम दाम दंड भेद कर रही है और प्रधानमंत्री जी जैसे सड़क पे उतर गए, कीचड़ में उतर गए, गली में उतर गए हैं। आप प्रधानमंत्री की भाषा देखिए ना। अगर प्रधानमंत्री इस तरह का आचरण कर रहे हैं तो चाहे वो केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह हो, चाहे वो कोई विधायक हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो और चाहे जिनका आजकल गुणगान चल रहा है, जो छोटे सरकार जिनको बताया जा रहा है, यानी कि बड़े सरकार तो मोदी जी हैं, एक छोटे सरकार पैदा हो गए बिहार में जिनका आरती उतारी जा रही है। उनको बड़ी मजबूरी में कहा है कि भाई इनको 2-4 दिन के लिए अंदर बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा माहौल खराब हो जाए। और उनको बंद करने का अगर आप वीडियो देखेंगे जब पुलिस उनको लेके जा रही है, वो ऐसे चल रहे हैं कि कोई बड़े कैबिनेट मंत्री या कोई डीएम या कोई बहुत बड़े नौकरशाह चल रहे हो, पुलिस उनके पीछे चल रही है और पुलिस वाले उनके पंखे और सूटकेस और उनके थैले उठा के चल रहे हैं। बहुत बड़े व्यक्ति आ रहे हैं। तो जहां इस तरह का माहौल चल रहा हो और उसको प्रधानमंत्री मंगल राज बता रहे हैं और वो 20 साल पुरानी एक रटी रटाई जो है चौपाई पढ़ रहे हैं कि जंगल राज था, हमने मंगल राज बना दिया और मंगल राज दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से मर्डर बिहार में हो रहे हैं। दारू बंद है लेकिन दारू की खपत दोगुनी हो गई है। तो यही तो मंगल राज है मोदी जी का। तो ऐसे में मंगल राज भी होगा और ऐसे में लोटस ऑपरेशन भी चलेगा आगे, ये भी तो दिखाई देगा आपको। जी सर एक तरफ तो तेजस्वी यादव हैं जो बिहार में कुछ कर गुजरने की बात कर रहे हैं। वो ये बार बार कह रहे हैं कि आपने 20 साल उनको दे दिया, आप 20 महीने हमको दीजिए, हम वो कर देंगे जो 20 साल में सरकारें नहीं कर पाई। तेजस्वी यादव बार बार बिहार के भविष्य की बात करते हैं, रोटी रोजगार की बात करते हैं, बिहार के युवाओं की बात करते हैं और दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो बार बार बिहार में 25 साल पहले कौन सा जंगल राज था वो याद दिलाते हैं। वो अलग बात है कि वो आज का जंगल राज पर कुछ नहीं बोलते। लेकिन आपको क्या लगता है कि बिहार की जनता को किसकी तरफ जाना चाहिए? बिहार जो बदलने की बात कर रहा है उस तरफ जाना चाहिए या फिर नरेंद्र मोदी जो बार बार अपने वही पुराने घिसे पिटे भाषणों में और वही पुराने वादे याद दिला रहे हैं? उन्होंने कहा कारखाने पहले भी 15 साल पहले कहे थे कारखाने बना दिए जाएंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। पलायन की बात पहले से करते आ रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। जनता को क्या करना चाहिए? केपी मलिक सर आपको क्या लगता है किस तरफ जाए जनता? देखिए प्रज्ञा जी, 2013-2014 में जब प्रधानमंत्री जी बिहार जाते थे, वहां रैलियां कर रही थी लोकसभा चुनाव से पहले, तब ये तमाम वायदे उन्होंने किए थे कि हमारी सरकार आएगी और कारखाने भी चलेंगे और बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। अब पिछले 11 साल में जब से केंद्र की सरकार आई है, बिहार की कितनी तस्वीर बदली है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री जी ये कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं, वो पिछले 11 साल से उनका टेप रिकॉर्डर वही चल रहा है और वो जगह जगह जाके उसकी भाषा बदल जाती है, इनकी वेशभूषा बदल जाती है। प्रधानमंत्री जी के पास इसके पास कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री तो अपने शब्दों की गरिमा भी गिरा रहे हैं। प्रधानमंत्री जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की कंकपट्टी पे कट्टा लगा के अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कराया है, क्या ये किसी प्रधानमंत्री के शब्दों की गरिमा हो सकती है? क्या ये एक प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है? क्या ये किसी एक प्रधानमंत्री का वक्तव्य हो सकता है? प्रधानमंत्री को वहां पे खड़े होकर बताना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री
किसी एक दल के प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री देश के हैं। और उनका जो भाषण होता है वो देश के अलावा विदेश में भी जाता है और उस पर चर्चा होती है। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था कि हमने किस प्रकार से पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी, किस प्रकार से हम अमेरिका के दबाव में नहीं आए, किस प्रकार से हम चाइना का सामना कर रहे हैं, किस प्रकार से हम अपने देश को मजबूत करने के लिए रणनीति बना रहे हैं, किस प्रकार से हम भारत को आगे लेके जाएंगे। पिछले 10 साल में हमने ये किया है और आगे आने वाले समय में हमारी ये योजनाएं हैं और हम बिहार के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह की कट्टा और कनपटी और राइफल की बातें करनी चाहिए। वो बिहार को क्या बताना चाहते हैं, वो बिहार को क्या कहना चाहते हैं कि बिहारी लोग कट्टे चलाते हैं, बिहारी लोग गुंडागर्दी करते हैं, बिहार में जंगलवाद चल रहा है। कौन से जंगलवाद की बात कर रहे हैं, कब के जंगलवाद की बात कर रहे हैं? वो जंगल राज, जंगलवाद की जिसकी बात करते हैं वो जंगल राज वो बता रहे हैं उसको जो उन्होंने पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए, लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करने के लिए, धार्मिक भावनाएं ना भड़काने के लिए और उसको रोकने के लिए जो काम लालू यादव ने किया था, वो टीस कहीं ना कहीं मोदी जी की बाहर निकल रही है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मोदी जी उसी रथ में सवार थे जिसमें आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था और जिन्होंने गिरफ्तार किया था वो बिहार में है। और आप याद करिए कि उस जिले के जो डीएम थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 साल तक पावर मंत्री रहे और आज वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। उनका भी कहना यह है कि बिहार की जो भारतीय जनता पार्टी है वो भ्रष्टाचारी है, उसमें गुंडे भरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में बिहार में खासकर बहुत खराब लोग हैं, वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, जबकि वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद में आप उस जंगल राज की बात कर रहे हैं, आज के युग को आप मंगल राज बता रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? एक चीज तो हमने देख लिया है कि अगर एनडीए किसी एजेंडा पर है, एनडीए का कोई विजन तो बिहार के लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई एजेंडा है उनका तो वो सिर्फ एक ही मुद्दे के साथ चुनाव मैदान में है और वो है जंगल राज। जंगल राज से लोगों को डराना, जंगल राज बिहार के लोगों को याद दिलाना। लेकिन सच में जो आज दिखाई दे रहा है केपी मलिक सर, कि बिहार की डिप्टी सीएम और मोदी के मंत्री दोनों बाहुबली के लिए चुनाव प्रचार में अपनी जी जान लगाए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि जंगल राज का सपोर्टर कौन है और क्या बिहार की जनता ये नहीं समझ पा रही है? देखिए प्रज्ञा जी, बिहार की जनता सब समझ रही है और बिहार की जनता को मैं बाकी राज्यों से भी सियासी तौर पर ज्यादा जागरूक मानता हूं। बिहारी लोग बहुत अच्छे से राजनीति समझते हैं, बहुत अच्छे से सारे जो भारतीय जनता पार्टी या किसी भी सियासी दल के षड्यंत्र होते हैं वो सब समझते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता तेजस्वी यादव को पसंद कर रही है, महागठबंधन को पसंद कर रही है। लेकिन जो बाकी हथियार हैं, जैसा कि मैं बार बार आपको कहता हूं, शाम दाम दंड भेद और आपके जो सबसे बड़े ज्ञानादेश जो आया हुआ है ऊपर से, उसके जो आदेश चल रहे हैं, उसके सामने हर व्यक्ति नतमस्तक है। और मंत्री ने खुलेआम कह दिया है, जो खुलेआम इतनी पब्लिक में खड़े होकर कह रहे हैं कि आपको ये करना है, वहां पर्दे के पीछे, वहां कैमरे के पीछे क्या क्या रणनीति बन रही होंगी, आप उसकी कल्पना कीजिए और वहां ये चीजें आपको दिखाई देंगी। आज देखिए, जो पहले चरण का चुनाव है उसका चुनाव प्रचार बंद हो गया है। अब कुछ समय बचा हुआ है कि घर घर जाके ये चीजें होंगी। अब आप कल के दिन देखिए कि किस प्रकार से क्या क्या हालात होंगी प्रथम चरण के, जो ये 12-13 जिले हैं, इनमें क्या स्थिति बनेगी। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दूसरे अंदाज में चुनाव लड़ रही है। जो पारंपरिक चुनाव होते हैं जिसमें महागठबंधन या तेजस्वी लड़ रहे हैं, उससे इनका मुकाबला करना उनके लिए बहुत मुश्किल दौर है। लेकिन पब्लिक इनके साथ है, पब्लिक तेजस्वी के साथ है, पब्लिक सारी चीजें समझ रही है। इसलिए उस डर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ये भी नहीं मैं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तमाम जुमलों के साथ, देखिए कितनी गिरी हुई भाषाएं यूज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाके क्या क्या वहां पे बता रहे हैं, अप्पू टप्पू चप्पू, ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा है?
लेकिन ये गिरे हुए स्तर पे आ चुके हैं। ये किसी भी जैसे मैं बार बार कहता हूं ना, जब आपके कोई पास कोई हथियार नहीं बचता है तो आप गाली गलौज पे उतर आते हैं, तो आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। आपके पास कुछ बताने को है, अब तो आपके पास धार्मिक बताने को भी कुछ नहीं रहा। अब तो आप हिंदू मुस्लिम भी नहीं बता पा रहे हैं, अब तो आप मंदिर की बात भी नहीं कर पा रहे हैं। अब तो आप सिर्फ गाली गलौज और उल्टी सीधी हरकतें करने के अलावा आपके पास कुछ है नहीं। और जनता पूछ रही है कि बेरोजगारी का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ। बिहार का युवा परेशान है रोजगार के लिए, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो तमाम सियासी दलों में मामले जो है दब गए हैं, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जो है इतना रोजगार देंगे, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, हम आपको रोजगार देंगे। और ये कह रहे हैं हम रोजगार कुछ नहीं देंगे, हम देसी कट्टा देंगे, हम दूसरी चीजें देंगे, हम धार्मिक देंगे, हम मंदिर बनाएंगे, सम्राट चौधरी जो है ये देंगे। सम्राट चौधरी जी को हम आपके ऊपर थोपेंगे, उनको थोपेंगे जिनकी 10वीं की मार्कशीट नहीं मिल रही है अभी। आपने देखा होगा एक टीवी के प्रोग्राम में 4 पत्रकार बैठे हैं, बोला हम सब बता देंगे कि हमने 10वीं कहां से करी थी, अपनी मार्कशीट और सनद सब दिखा देंगे, आप भी बता दीजिए। तो वो नहीं बताते हैं, हो तो बताएं, तो हम उनको थोपेंगे आपके ऊपर, हमारी ये रणनीति है। तो भारतीय तो इसमें जनता कहां उलझेगी, जनता क्या निर्णय करेगी? जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, लेकिन जनता की कितनी चलेगी? जनता क्या षड्यंत्र में फंस जाएगी? बात ये देखने वाली है। अच्छा, इस बार अगर रणनीतियों की बात करें तो भाजपा की रणनीति तो खुले तौर पर दिखाई दे रही है। वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वोट के लिए माफियागिरी भी करने को अगर करना पड़े तो कर देंगे। और राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि मोदी जी से आप इस समय जो भी करवाना चाहें वो कर देंगे, दिख भी रहा है। लेकिन अगर हम इंडिया गठबंधन की रणनीति की बात करें, तेजस्वी की रणनीति की बात करें, तो वो बहुत साइलेंटली चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी का जो भौकाल या कह लीजिए जो एक तरह का माहौल, सर पे साफा बांध करके, गमछा बांध के, मुरेठा बांध के और बड़े बड़े जोर जोर से नारे लगाते हुए जो कार्यकर्ता दिखाई देते थे, गाड़ियों में तेजस्वी जिंदाबाद के जो हम उद्घोष सुना करते थे चुनाव के दौरान, वो जमीन से एकदम गायब दिख रहा है। मैंने खुद ग्राउंड पर देखा, ऐसा कोई माहौल दिख ही नहीं रहा है। बड़े बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जा रहे हैं, लेकिन वो जोर शोर, वो भौकाल, वो माहौल नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? अगर इतना साइलेंटली चुनाव लड़ना है तो क्या ये फायदेमंद होगा? देखिए प्रज्ञा, अगर आप इंडिया गठबंधन या खासकर इंडिया गठबंधन का मतलब तो मैं तेजस्वी समझता हूं, बिहार क्योंकि में, वहां हाँ। पे इंडिया गठबंधन का कोई दूसरा इतना बड़ा कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी गाए बगाए जा रहे हैं, अखिलेश यादव भी रैली कर रहे हैं, लेकिन उनका एक अलग महत्व है, वो उस तरह से उनका जुड़ाव बिहार से नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से सदी हुई राजनीति और सदी हुई रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं, एक तो मुझे ये लगता है कि बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन है, उस तरह का लगने लगा है। वो लालू की ट्रेनिंग है या उनकी सोच है, क्योंकि उनको ये पता है कि उनकी छोटी सी गलती को और उनकी छोटी सी गलती को बड़ा हथियार भारतीय जनता पार्टी बना लेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास गोदी मीडिया है, भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम ट्रोल आर्मी है, भारतीय जनता पार्टी के पास जो है बहुत बड़े भोपू टाइप के प्रधानमंत्री जी हैं, जो उनकी गलती को पकड़ के, अगर वो 20 साल पुरानी जो इनके ऊपर ठप्पा लगाया गया था जंगल राज का, उसको आज गाना बना सकते हैं, तो आज की एक छोटी सी गलती को भी वो बड़े फायदा करने के लिए उसको भुना सकते हैं। इस तरह से हमें कोई गलती नहीं करनी है, हमें बड़े सदे हुए कदमों से चलना है, और हमें इस सदे हुए कदमों से चल के अपनी मंजिल। सुनाई दे रही है, जैसे मोदी जी के भाषणों में जंगल राज सुनाई दे रहा है, वैसे तेजस्वी के भाषणों में दो तीन चीजें हैं जो बार बार सुनाई दे रही है। पहली बात कि चुपचाप लालटेन छाप, और दूसरी बात वो बार बार ये कह रहे हैं कि तेजस्वी की उम्र भले कच्ची हो लेकिन जुबान पक्की है। और तीसरी बात जो वो बार बार बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको एक मौका देकर देखिए। हर जगह पर जितने भी भाषणों का हमने एनालिसिस किया, ये तीन बातें तो उनके भाषणों में जरूर 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 दिख रही है। देखिए प्रज्ञा, ये बात इसलिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जो कम समय के लिए मौका मिला था, जो उन्होंने वायदा किया था वो पूरा किया, तो जनता कहीं ना कहीं इस नाते उनके ऊपर विश्वास करती है। दूसरा, उनका जो कहना है कि हमें एक मौका दीजिए, उनका कहना ये है कि अगर किसी पे कोई गलती पहले हुई है
या कोई इस तरह की छवि कहीं बनी हुई है, हमें एक मौका तो दीजिए ताकि हम उसको साफ कर सकें और हम दिखा सकें कि हम किस तरह से बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, किस प्रकार से बिहार का विकास करना चाहते हैं। वो अपनी इस तरह की चीजें दिखा के आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि बहुत सधे हुए कदमों से चलते हुए वो मंजिल को हासिल करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यही है कि वो कोई गड़बड़ी कर क्यों नहीं रहे? वो भाजपा को गाली क्यों नहीं दे रहे? वो हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कोई दूसरी लठबाजी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो हमारे कट्टे की, कनपटी की, राइफल की, चंगू मंगू पंगू और जो पप्पू की जवाब क्यों नहीं दे रहे? भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द यही हो रहा है कि तमाम नेता उसको सोच रहे हैं कि वो कुछ उल्टा सीधा बोले और हम उसको पकड़ के आगे बढ़ जाए। ये रणनीति है। लेकिन तेजस्वी यादव इस बात को जानता है, इसलिए वो कोई इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है और पब्लिक में जो अपील है, पब्लिक जो उसके साथ भीड़ के तौर पे चल रही है, वो भी ये जानती है कि इसने पहले अपना फर्ज, अपना कर्म, अपनी जबान को निभाया है, आगे भी अपनी जान को निभाएगा, ये सोच के ही जनता उसके साथ है। और मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज पहले भी बताई है आपके चैनल पे, आज भी बताता हूं कि नीतीश कुमार जिस तरह से समाप्त हो रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जिस प्रकार से समाप्त हो रही है, वो बड़ी तादाद में लोग जो है, जेडीयू के लोग जो है वो आरजेडी की तरफ यानी कि तेजस्वी की तरफ अग्रसर हैं। आपको ये नहीं भूलना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है जो भारतीय जनता पार्टी के सगुफे और खोखले गुब्बारे को समझती है, जानती है। और दूसरी बात यह है कि जो इनकी आइडियोलॉजी है, जो पिछड़ा दलित समाज पसंद नहीं करता है, चाहे वो इनके संविधान बदलाव का मामला हो, चाहे अमित शाह की संविधान पे टिप्पणी का मामला हो, ये सारी चीजें देखते हुए पिछड़ा समाज बड़ी तादाद में तेजस्वी के साथ जा रहा है। क्योंकि पिछड़ा समाज कभी ये दो चीजों पे समझौता नहीं करेगा, चाहे वो अंबेडकर का नाम हो, चाहे वो संविधान का नाम हो, वो उसके बड़ा हृदय से और दिल छूने वाला मामला है। उसका नतीजा आपने उत्तर प्रदेश में मायावती को देखा था। इस मामले पे उनका तमाम वोटर मायावती को छोड़ के चला गया था और मायावती को छोड़ के ऐसे दल के साथ चला गया था जिसको वो कभी पसंद नहीं करता। आप भी जानते हैं, बड़ी तादाद में कांग्रेस में भी गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी उसने वोट दिया जो कभी समाजवादी पार्टी को वोट देता नहीं था। तो ऐसे में तो यहाँ खुला ऑप्शन है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनने से रोकनी है तो हमें तेजस्वी के साथ जाना ही होगा। ये सोच के साथ भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो जनता तो बहुत ज्यादा है तेजस्वी के साथ, लेकिन क्या ये वोट डाल पाएंगे? जैसे आपने मंत्री जी का कहा कि पहले ही उनको घरों में बंद कर दो, उनके रास्ते रोक दो, उनको वोट ही मत डालने दो। तो अब हमारी भावनाएं तो आपके साथ हैं, लेकिन हम मशीन पे वोट तो पहले डालें। तो आपको क्या वोट डालने दिया जाएगा कि नहीं डालने दिया जाएगा? फिर जो है ज्ञानादेश का कितना आदेश चलेगा, वहां अंदर क्या होगा? जो वहां बिहार पहुंचे हैं गुजरात से अधिकारी, वो क्या करेंगे? वो कीर्तन करने थोड़ी ना गए वहां। तो उनका जो परिश्रम है और उनका जो वो कहानी किताब और फिल्में बननी है, वो भी तो अपना कर्म करेंगे ना। तो ये सारी चीजों के सामने अपने पर आ जाती है तो ये सारी चीजें कुछ मायने नहीं रखती। नहीं, देखिए प्रज्ञा जी, अब जनता अपने पे कब आएगी, कितना आएगी, ये तो समय बताएगा। ये तो हम और आप तय नहीं कर सकते। जनता तो महाराष्ट्र में भी थी, जनता तो हरियाणा में भी थी और जनता तो दिल्ली में भी बैठी है, जनता तो दिल्ली में भुगत रही है। आज अगर आप देखें कि दिल्ली में पोल्यूशन इतना भयंकर है कि आप सोचिए कि हमारा लड़का रात को 3:30 बजे उठ के बैठ गया और कह रहा पापा सांस ही नहीं आ रही है, क्या करें बताइए? तो कहने के लिए जो आपने जो यंत्र लगाए हैं प्रदूषण नापने के, वो खतरे के निशान पे दिखा रहा है आपको 450 और वो तब दिखा रहा है जब उस यंत्र के ऊपर 24 घंटे जो है पानी की बरसात हो रही है, तब वो 400 बता रहा है। और अगर आप वो पानी की बरसात बंद कर देंगे उसके ऊपर तो वो 700 से 800 बताएगा। जो पैमाना 100 का है और हम 800 पे पहुंच गए हैं, तो वहां कैसे लोग जिंदा हैं? आप अगर एक सर्वे कर लीजिए कि दिल्ली के अस्पतालों में सबसे ज्यादा भीड़ किन मरीजों की है, दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीज डॉक्टरों के पास किस लिए जा रहे हैं, इस पर अगर एक सर्वे कर लिया जाए तो सर्वाधिक संख्या उन लोगों की है जो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से परेशान है। और हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बिहार में चुनाव जितवाने गई हुई हैं।
वो चुनावी रैली कर रही हैं, यहाँ पे जो है लगभग बार-बार मीटिंगें कर रही हैं, जुमलेबाजी कर रही हैं और कह रही हैं पंजाब से जो है पराली जल रही है और सीधा धुआँ दिल्ली में आ जा रहा है। अब वो एक्सप्रेस चलती है पंजाब से और धुआँ उसमें बैठता है, सीधा दिल्ली उतर लेता है और साला फिर दिल्ली से जाता ही नहीं कहीं। दिल्ली से हिलता ही नहीं है वो, ना रास्ते में कहीं रुकता, ना लाहौर की तरफ जाता, हमारे दुश्मन देश की तरफ चला जाए, पाकिस्तान की तरफ लाहौर चला जाए या यूपी में घुस जाए जाके लखनऊ, मेरठ, बागपत चला जाए, उधर भी नहीं जा रहा है। इधर हिसार की तरफ भी नहीं जा रहा, सीधा दिल्ली आता है। पता नहीं उसको दिल्ली में क्या अट्रैक्शन दिखता है। तो आप ये देखिए कि दिल्ली में तो कोई ऐसी चीज है नहीं जो पॉल्यूशन करे, ये तो सारा पराली का आता है। भले ही पूरे पंजाब में बाढ़ में धान की फसल डूब गई हो, भले ही फसल अभी आधी पक्की भी ना हो, कटी भी ना हो, लेकिन धुआं आना शुरू हो गया वहां से। आप ये देखिए कि पंजाब की आधे से अधिक फसल इस बार बाढ़ में डूब गई और आधी फसल की कटाई भी नहीं हुई है अभी, लेकिन धुआं दिल्ली में आ गया है। क्योंकि दिल्ली में ना कोई फैक्ट्री चल रही है, ना गाड़ियां चल रही हैं, ना एसी चल रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं चलता। और उसके बावजूद बताइए पंजाब वाले जो है दिल्ली के दुश्मन बने हुए हैं, इनका क्या किया जाए। तो ये टॉपिक ट्रांसफर करने का जो मामला है, जनता कब तक बिगाड़ेगी, क्या बिगाड़ेगी, मुझे लग रहा है जनता को भी बहुत अच्छी डोज इन्होंने धार्मिक पाखंडवाद और दूसरे जो जितने इनके वो चलते हैं उसकी डोज बहुत अच्छी दी हुई है और अंधभक्त तालियां बजाने का काम कर रहे हैं। माहौल उसका ज्यादा बना हुआ है। गोदी मीडिया बहुत अच्छा दिखा रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो जनता भी भ्रमित है। जब जनता का भ्रम दूर हो रहा है, जिन जिन का भ्रम दूर हो जाता है वो अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते वो भी। तो बिहार की जनता भी काफी हद तक इन्होंने भ्रमित कर दिया है और खासकर ये देखते हैं कि हमारे शगुफे में कौन फंसेगा। तो सबसे पहला टारगेट इन्होंने महिलाओं को किया और महिलाओं को किया और उनके अकाउंट में सीधे सीधे 10 लाख भेज दिए। और महिलाओं को समझ नहीं, अब महिलाएं ये मान के बैठी हैं कि हमें तो इनाम मिल गया है और 10 लाख रुपए, 10,000 रुपया मोदी जी ने भेजा है और वो मोदी जी की तस्वीर ढूंढ रही है बैलेंस पे। और कह रही मोदी जी कहाँ है, मोदी जी को वोट देना हमें, उन्होंने हमें 10,000 रुपया भेजा है। अनपढ़ औरतें हैं, सीधी सादी औरतें हैं और वो बेचारी ढूंढ रही है मोदी जी की। और वो जो वहां पे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो बता रहे हैं कि भाई देखिए ऐसी भी आपके महिलाएं हैं जिनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि वोट पैसा कोई भी दे, पैसा क्या अपनी जेब से लाए मोदी जी, हम वोट तो अपने ही मन से देंगे। नहीं, देखिए प्रज्ञा जी, ये तो आपकी कुछ लोगों से बात हुई। मेरी जो बात वहां पे कुछ लोकल लोगों से हुई है, हमारे जो परिचित हैं, उन्होंने ये बताया कि भैया कई महिलाएं ये पूछ रही हैं कि भैया हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे, मोदी जी का फोटो लगा रहेगा बैलेट पेपर पे या कैसे होगा। तो उन्होंने कहा चाची इसमें फोटो वोटो ऐसे नहीं होता है, उनका कैंडिडेट होगा। क्योंकि कई जगह पे क्या होगा कि कमल का फूल भी नहीं है, कई जगह तो वहां पे इनका तीर बना हुआ है, तो उनको नहीं पता कि तीर पे देना है, वो कमल ढूंढ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि वहां पे जो अधिकारी हैं आपके, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, तहसीलदार हो, बीडीओ हो, एसडीएम हो या जो भी नीचे के अधिकारी हो, सब आके जो ये जीविका दीदी है इनसे मीटिंग कर रहे हैं आके कि पैसा आ गया है, सबको मिल गया है। बोला हाँ हमें मिल गया, इनको नहीं मिला। बोला इनका भी आ रहा है, रास्ते में है, सबका आ जाएगा। जिनका अभी नहीं आया अगले 15 दिन में आ जाएगा, चुनाव के बाद तक भी आता रहेगा, बस आप वोट जरा ध्यान से दीजिएगा। वो इशारा उनको करे, वो सीधा सीधा तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जरा ध्यान से दीजिएगा, देखिए जिसने पैसा दिया है उसको तो वोट देना ही चाहिए। पूरा उस तरह से घेर घार के लाए। तो कहाँ कहाँ रखवाली तेजस्वी करेंगे, कहाँ कहाँ गठबंधन के लोग जाके बैठेंगे, कहाँ कहाँ आप लाठी लेके बैठेंगे, कहाँ कहाँ पब्लिक जाके बैठेगी, ये बात देखने वाली है। क्योंकि ये तो पात पात पे बैठे हैं, अगर आप डाल डाल हैं तो ये पात पात हैं। तो कैसे इनका मुकाबला करेंगे, बात ये है। ये तो समय जी बताएगा। चलिए बहुत बहुत जी। शुक्रिया कि अभी मलिक सर आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।